हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। पिछले सेशन में हम लोगों ने कार्नोट साइकिल एंड किया था। आज के इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्नोट थ्योरम। ओके, तो सबसे पहले हम लोग कार्नोट थ्योरम के बारे में समझेंगे, फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि रिवर्सिबल साइकिल के लिए टेम्परेचर का रेशियो क्या होगा। ओके, तो आइए माय डियर, तो देखिए कार्नोट थ्योरम का क्या कहना है। इस थ्योरम का ये कहना है कि यदि टेम्परेचर लिमिट सेम हो, टेम्परेचर लिमिट जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी इंजन T1 टेम्परेचर एंड T2 टेम्परेचर के बीच में ऑपरेट करता है। मैंने आपको दिखाया था सोर्स टेम्परेचर T1 एंड सिंक टेम्परेचर T2, तो उसी टेम्परेचर लिमिट के बीच में कोई इंजन वर्क करता है। तो इस थ्योरम का कहना है कि यदि टेम्परेचर लिमिट को सेम रखा जाए, दैट मीन्स T1 और T2 को सेम रखा जाए और उस टेम्परेचर लिमिट के बीच में बहुत सारा अगर इंजन वर्क कर रहा हो, ऑपरेट कर रहा हो, तो उस इंजन में जो भी रिवर्सिबल इंजन होगा उसका एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होगा। ओके, तो ये कहना है कार्नोट्स थ्योरम का। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसका स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ, फिर हम लोग फिगर बना के देखेंगे। ओके, तो आइए देखिए, for different engines operating between same temperature limits, no engine has an efficiency greater than reversible cycle efficiency और कार्नोट साइकिल एफिशिएंसी। यही है माय डियर कार्नोट्स थ्योरम का स्टेटमेंट। ओके, फॉर डिफरेंट इंजन्स, मान लीजिए कुछ इंजन्स हैं और वो सभी इंजन्स सेम टेम्परेचर लिमिट के बीच में ऑपरेट कर रहा है, तो वहाँ पर जितना भी इंजन होगा उस इंजन में कुछ रिवर्सिबल भी होगा, कुछ इरिवर्सिबल भी होगा। तो किसी भी इंजन का एफिशिएंसी रिवर्सिबल साइकिल एफिशिएंसी से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है, या कार्नोट साइकिल एफिशिएंसी से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट दिया गया है कार्नोट्स के द्वारा, जिसे हम लोग कार्नोट्स थ्योरम कहते हैं। अब इस चीज़ को थोड़ा समझते हैं माय डियर, प्लीज़ आप लोग ध्यान देंगे। जैसे कि देखिए, ये मान लीजिए आपका सोर्स टेम्परेचर है T1, ओके, और ये आपका सिंक टेम्परेचर T2, और इस टेम्परेचर लिमिट के बीच में मान लीजिए कि दो इंजन हमारा वर्क कर रहा है। हो सकता है कि दो से ज़्यादा वर्क कर रहा हो, तो हम लोग यहाँ पर दो इंजन का केस लेके चलेंगे। तो मान लीजिए माय डियर, यहाँ पर एक इंजन आपका E1 है एंड सेकेंड इंजन आपका E2 है। अब देखिए, ये हीट इनपुट इसको Q1 मिला एंड हीट रिजेक्शन Q2 एंड वर्क आउटपुट इस इंजन का W1 है। ये इंजन को भी Q1 हीट सप्लाई किया गया, बट ये वर्क आउटपुट दे रहा है W2 एंड हीट रिजेक्शन Q3। ओके, अब यहाँ पर ये बोल दिया गया कि ये E2 इंजन हमारा रिवर्सिबल है एंड E1 इंजन इरिवर्सिबल है, ये कहा गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, टेम्परेचर लिमिट सेम है और इस सेम टेम्परेचर लिमिट में हमने दो इंजन को यहाँ पर सेट कर दिया। दो इंजन ऑपरेट कर रहा है इसी टेम्परेचर लिमिट के बीच में, तो एक इंजन इरिवर्सिबल है और एक इंजन रिवर्सिबल है। तो
कार्नोट्स थ्योरम का कहना है कि इस रिवर्सिबल साइकिल का एफिशिएंसी इससे ज़्यादा होगा। ओके, तो ये चीज़ हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग इसका अपोजिट एज्यूम कर लेंगे। हम लोग ये एज्यूम कर लेंगे कि इरिवर्सिबल साइकिल का एफिशिएंसी इससे ज़्यादा है, एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। और फिर इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, सिंप्लीफाई करते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो फिर आप देखेंगे कि जो हमारा एजम्पशन होगा वो गलत साबित हो जाएगा। और जैसे ही हमारा एजम्पशन गलत साबित होगा, दैट मीन्स हमने जो एज्यूम किया था वो गलत हो चुका है। इसका मतलब क्या होगा, उसका अपोजिट सही होगा। दैट मीन्स रिवर्सिबल साइकिल एफिशिएंसी इज़ ग्रेटर देन इरिवर्सिबल साइकिल एफिशिएंसी, हमारा प्रूव हो जाएगा। तो यही यहाँ पर अप्रोच होगा माय डियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ध्यान देना है आपको, यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप क्या देख रहे हैं, हमने दो इंजन लिया है, एक इरिवर्सिबल है और एक रिवर्सिबल है। तो दोनों का सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे, लेट E1 and E2 be the two engines ओके, ये दो इंजन है E1, या लेट E1 be irreversible and E2 be ए रिवर्सिबल इंजन। ओके, तो ये हमने एज्यूम कर लिया। अब देखिए फिर से हम लोग एज्यूम करेंगे, लेट एज्यूम इरिवर्सिबल साइकिल एफिशिएंसी इज ग्रेटर देन रिवर्सिबल साइकिल एफिशिएंसी। हमने एज्यूम कर लिया कि इरिवर्सिबल साइकिल का एफिशिएंसी रिवर्सिबल से ज़्यादा होगा, बट हमें इसका अपोजिट प्रूफ करना है। ओके, तो इस तरह का चीज़ आपने मैथमेटिक्स में बहुत पढ़ा होगा। हम लोग क्या करते हैं, अपोजिट एज्यूम कर लेते हैं और फिर वहाँ पर उसके आगे मूव करेंगे, तो आप देखेंगे कि हमारा जो एजम्पशन था वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी कर रहे हैं। तो हमने एज्यूम कर लिया कि इरिवर्सिबल साइकिल का एफिशिएंसी ज़्यादा होगा रिवर्सिबल से। आइए माय डियर, तो इरिवर्सिबल साइकिल का एफिशिएंसी यहाँ पर आप कैसे निकालेंगे, तो आप जानते हैं आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, ठीक है, W1 डिवाइड बाय Q1 ग्रेटर देन रिवर्सिबल साइकिल का एफिशिएंसी क्या होगा माय डियर, तो यहाँ पे आउटपुट W2 है एंड हीट इनपुट Q1 है, तो W2 डिवाइड बाय Q1। अब यहाँ से देखिए ये दोनों कैंसल आउट हो गया, तो आप क्या कहेंगे, सो W1 इज ग्रेटर देन W2। तो हमें क्या मिल गया, हमें अब यहाँ पर मिल गया कि W1 ज़्यादा होगा W2 से। अब यहाँ पर देखिए आपको ये चीज़ तो समझ में आ गया होगा कि दोनों में हीट इनपुट सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा, आप सोचिए, क्योंकि हम दोनों क्या एफिशिएंसी को चेक कर रहे हैं, हमें देखना है कि किसका एफिशिएंसी ज़्यादा होगा। तो आपको हीट इनपुट, हीट सप्लाई दोनों को सेम देना पड़ेगा। आप हीट सप्लाई सेम देंगे तभी तो आप चेक करेंगे कि किसका एफिशिएंसी ज़्यादा है। आपने दोनों इंजन को सेम हीट सप्लाई किया तो आप चेक करेंगे कि वर्क आउटपुट किसका ज़्यादा होगा, तभी तो आप कंपेयर करेंगे। बात समझ में आ रहा, तो इसीलिए देखिए दोनों इंजन को हीट इनपुट सेम दिया गया है, हीट सप्लाई सेम दिया गया है, बट ये इरिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल है, तो ये इंजन का वर्क आउटपुट कुछ और होगा, इस इंजन का भी वर्क आउटपुट कुछ और होगा, दोनों सेम नहीं होगा। जब वर्क आउटपुट डिफरेंट है माय डियर, तो हीट रिजेक्शन भी डिफरेंट होगा। ओके, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। तो चलिए, तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया कि वर्क आउटपुट W1 विल बी ग्रेटर देन W2। अब यहाँ पर देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि ये E2 क्या है, रिवर्सिबल इंजन है। तो रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है माय डियर, कि उसका डायरेक्शन आप रिवर्स कर दें फिर भी सिस्टम एंड सराउंडिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यह आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो रिवर्सिबल का मतलब ही होता है कि डायरेक्शन रिवर्स हो सकता है। तो चूंकि इंजन E2 रिवर्सिबल है तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे। आइए तो डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं माय डियर, ध्यान देंगे आप लोग। सिंस E2 इज ए
रिवर्सिबल इंजन, सो रिवर्सिंग इट्स डायरेक्शंस, रिवर्सिंग इट्स डायरेक्शंस, आप क्या कीजिए उसके डायरेक्शंस को रिवर्स कर दीजिए। ठीक है, तो जब डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे माय डियर फ्रेंड, तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, दिस इज T1, ये हमारा क्या है T2, ओके, एंड यहाँ पे हमारा फर्स्ट इंजन है E1 एंड यहाँ पे हमारा सेकेंड इंजन है E2, दिस इंजन इज E1, दिस इंजन इज E2। यहाँ पे हीट सप्लाई Q1 है और यहाँ पे Q2, और ये वर्क आउटपुट माय डियर फ्रेंड W1 है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके डायरेक्शन को रिवर्स कर रहे हैं, दैट मीन्स Q3 अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, Q3, ओके। यहाँ पे हमें वर्क आउटपुट मिल रहा था बट इसका डायरेक्शन भी क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, तो इसे W2 वर्क चाहिए, W2, एंड ये आपका Q1 हो जाएगा, ये आपका Q1 हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है माय डियर, थोड़ा सा ध्यान देके आप देखिए, फर्स्ट इंजन ये हमारा इरिवर्सिबल है और ये रिवर्सिबल था तो हमने डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। इस इंजन का आउटपुट W1 है बट इस इंजन को अब वर्क इनपुट चाहिए, वर्क इनपुट चाहिए, तो ये वर्क इनपुट इसको ये इंजन सप्लाई करेगा क्योंकि इसके पास आउटपुट है W1, ठीक है, तो उसमें से कुछ अमाउंट जो है ये इसको सप्लाई कर देगा वर्क इनपुट की तरह, ठीक है। तो इसी W1 में से कुछ पोर्शन जो है यानी W2 इस इंजन को मिल रहा है, तो इसके बावजूद भी यहाँ पर क्या होगा, कुछ आउटपुट हमें मिल जाएगा, उसे आप क्या कहेंगे, उसे आप कहेंगे माय डियर नेटवर्क। तो नेटवर्क यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, W1 माइनस W2। W1 टोटल आउटपुट था इस इंजन का बट W2 अब इसे सप्लाई करना पड़ जा रहा है, तो बचेगा कितना, तो W1 माइनस W2 हमारा आउटपुट होगा, ठीक है। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए तो आप क्या देखेंगे, इस इंजन को Q1 अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया गया है एंड ये जो इंजन है आपका रिवर्सिबल, ये Q1 हीट रिजेक्ट कर रहा है, Q1 हीट माय डियर रिजेक्ट कर रहा है सोर्स को, तो सोर्स में Q1 हीट रिजेक्ट हो रहा है और वही Q1 हीट इस इंजन को सप्लाई हो जा रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि इस सोर्स का यहाँ पर कोई फंक्शन नहीं है, सोर्स अपने हीट को सप्लाई नहीं कर रहा है, सोर्स का अपना हीट यहाँ पर सप्लाई नहीं हो रहा है, मतलब ये हीट जो यहाँ पर रिजेक्ट कर रहा है वही हीट इसको वापस मिल जा रहा है। तो जब यही हीट इसको वापस मिल जा रहा है तो फिर इसका क्या काम है, यहाँ पर इसका तो कोई काम नहीं है। सोर्स का काम क्या होता है, एनर्जी सप्लाई करना, बट ये यहाँ पर एनर्जी सप्लाई नहीं कर पा रहा है, ठीक है, क्योंकि यही हीट इसको वापस मिल जा रहा है। इसका क्या मतलब है माय डियर कि हम लोग इसको यहाँ पर नहीं रखेंगे, तो अगर ये यहाँ पर नहीं भी रहेगा तो हमारा काम होता रहेगा, ओके। तो हम क्या करेंगे, अब हम इस सोर्स को यहाँ से रिमूव कर देंगे, ओके। बात समझ में आ रहा है आपको? तो चलिए अब इसके आगे देखते हैं, ध्यान देंगे आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब देखिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक फिर से एक फिगर ड्रॉ कर लेंगे, ध्यान दीजिए। ये हमारा T2 टेम्परेचर आपका है, ठीक है, एंड यहाँ पे एक इंजन, यहाँ पे आपका सेकेंड इंजन, दिस हीट इज Q2, ये आपका हीट Q3, इसका वर्क आउटपुट W1 और इसको वर्क इनपुट मिल रहा है W2, दिस इंजन इज E1, दिस इंजन इज E2, ओके। और फिर यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इस इंजन का जो एग्जिट होगा दैट मीन्स Q1, वही इसको सप्लाई हो जा रहा है Q1,
तो हम क्या करेंगे, इस रिजर्वायर को यहाँ से हटा देंगे, ओके, और फिर यही हीट आपका वहाँ पर सप्लाई हो जाएगा, यही हीट वहाँ पर आपको सप्लाई हो जाएगा। और फिर आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इस सिस्टम से हमें नेटवर्क आउटपुट भी मिल रहा है, इस सिस्टम से हमें नेटवर्क आउटपुट भी मिल रहा है। तो अब आप क्या कहेंगे, अब आप क्या देख रहे हैं कि इस सिस्टम से हमें नेटवर्क आउटपुट भी मिल रहा है, बट ये होल सिस्टम सिर्फ एक रिजर्वायर के साथ हीट का आदान प्रदान कर रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का कहना ही है कि कोई भी इंजन किसी एक रिजर्वायर के साथ हीट का इंट्रैक्शन नहीं कर सकता है। अगर वो कर रहा है दैट मीन्स वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि पूरा सिस्टम एक ही रिजर्वायर के साथ हीट का इंट्रैक्शन कर रहा है और नेटवर्क आउटपुट भी हमें मिल रहा है। इसका क्या मतलब है कि ये केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का वायोलेशन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का कहना था कि ये पॉसिबल ही नहीं है, बट यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ तो हमें नेटवर्क आउटपुट भी मिल रहा है। दैट मीन्स दिस इज द वायोलेशन ऑफ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, ओके। और जब केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का वायोलेशन हो चुका है, तो ये वायोलेशन कैसे हुआ, तो हमने क्या एज्यूम किया था, हमने एज्यूम किया था इरिवर्सिबल साइकिल एफिशिएंसी इज ग्रेटर देन रिवर्सिबल साइकिल एफिशिएंसी। और फिर यहीं पर हमने इसको आगे करके मूव किया, तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का उल्लंघन हो जा रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा एजम्पशन गलत है, हमने जो एज्यूम किया था वो बिल्कुल गलत एज्यूम किया था। तो फिर क्या होगा, दैट मीन्स इसका अपोजिट जो होगा वो सही होगा। दैट मीन्स रिवर्सिबल साइकिल एफिशिएंसी विल बी ग्रेटर देन इरिवर्सिबल साइकिल एफिशिएंसी, ओके। तो यही पॉइंट आपको यहाँ पर लिखना होगा। Here system is producing work output while interacting with a single reservoir, ठीक है। So this is the violation of Kelvin Planck statement. Hence our assumption is wrong. यानी हमारा एजम्पशन गलत है। तो जब हमारा एजम्पशन गलत है, इसका मतलब क्या है माय डियर, कि उसका अपोजिट सही होगा। सो वी कैन से दैट रिवर्सिबल साइकिल एफिशिएंसी ग्रेटर देन इरिवर्सिबल साइकिल एफिशिएंसी, यही हमें प्रूफ करना था और यही आपका कार्नोट्स थ्योरम था। तो देखिए माय डियर, प्रूफ हो चुका है कि रिवर्सिबल साइकिल का एफिशिएंसी इरिवर्सिबल साइकिल एफिशिएंसी से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगर टेम्परेचर लिमिट सेम हो और वहाँ पर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल दोनों ही इंजन ऑपरेट कर रहा हो, तो वहाँ पर रिवर्सिबल साइकिल का एफिशिएंसी इरिवर्सिबल साइकिल एफिशिएंसी से ज़्यादा होगा, ओके। तो यही था माय डियर आपका कार्नोट्स थ्योरम। आई होप कि आपको समझ में आ चुका है, ओके। चलिए अब इसके आगे हम लोग मूव करते हैं, प्लीज़ आप लोग ध्यान देंगे। अब हम लोग यहाँ पर रिवर्सिबल साइकिल के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। अगर कोई भी रिवर्सिबल साइकिल है तो वहाँ पर क्या क्या होगा, कौन सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये सभी हम लोग अब यहाँ पर बात करेंगे, ओके। तो चलिए अब हमारा हेडिंग होगा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू रिवर्सिबल साइकिल। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स with respect to
रिवर्सिबल साइकिल, ओके, रिवर्सिबल साइकिल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर रिवर्सिबल साइकिल के बारे में बात किया जाए कि यहाँ पर कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपने देखा कि अगर टेम्परेचर लिमिट सेम है, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, अगर टेम्परेचर लिमिट सेम है तो उस टाइम रिवर्सिबल साइकिल का एफिशिएंसी ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर थोड़ा देर के लिए सोचिए, अगर सेम टेम्परेचर लिमिट के बीच में मान लीजिए 5 इंजन ऑपरेट कर रहा है, जिसमें से 2 इंजन रिवर्सिबल है और 3 इंजन इरिवर्सिबल है, तो फर्स्ट पॉइंट आप क्या कहेंगे कि सर रिवर्सिबल का एफिशिएंसी ज़्यादा होगा यहाँ पर, ओके। चलिए, अब फिर आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर 2 रिवर्सिबल इंजन है, ठीक है, तो यहाँ पर एफिशिएंसी दोनों का क्या होगा। तो माय डियर, तो टेम्परेचर लिमिट सेम है तो दोनों ही रिवर्सिबल इंजन का एफिशिएंसी सेम होगा। इसका मतलब ये है कि रिवर्सिबल साइकिल का एफिशिएंसी टेम्परेचर लिमिट पर डिपेंड करता है, सिर्फ टेम्परेचर लिमिट पर डिपेंड करेगा, ओके। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है माय डियर, फर्स्ट पॉइंट ये है, एफिशिएंसी ऑफ ए रिवर्सिबल साइकिल, efficiency of a reversible cycle depends only on temperature limits, सिर्फ टेम्परेचर लिमिट पर डिपेंड करेगा, ठीक है, बाकी किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करेगा। अब देखिए, अगर रिवर्सिबल साइकिल का एफिशिएंसी का बात किया जाए तो क्या ये किसी वर्किंग फ्लूइड पर डिपेंड करेगा? नहीं माय डियर, आप क्या देख रहे हैं कि सिर्फ टेम्परेचर लिमिट पर ही डिपेंड करता है, तो इसको वर्किंग फ्लूइड से कोई मतलब नहीं है। वर्किंग फ्लूइड आपका कोई भी है, एफिशिएंसी सिर्फ टेम्परेचर लिमिट पर ही डिपेंड करेगा। तो आप क्या लिखेंगे, सेकेंड पॉइंट, एफिशिएंसी ऑफ ए reversible cycle is independent of working fluid, ओके। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। फिर देखिए थर्ड पॉइंट क्या है माय डियर, तो थर्ड पॉइंट आपने देखा, एफिशिएंसी of a reversible cycle will be greater than irreversible cycle efficiency for the same temperature limit, अगर टेम्परेचर लिमिट सेम है माय डियर, तो उस टाइम रिवर्सिबल साइकिल का एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होगा। तो ये पॉइंट था आपका, ओके। रिवर्सिबल साइकिल के बारे में ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है कि ये सिर्फ टेम्परेचर लिमिट पर डिपेंड करेगा, दैट मीन्स T1 और T2 पर डिपेंड करेगा, या आप ये भी कह सकते हैं लोअर टेम्परेचर और हायर टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। एंड रिवर्सिबल साइकिल का एफिशिएंसी ये किसी भी वर्किंग फ्लूइड से इंडिपेंडेंट होता है, वर्किंग फ्लूइड पर डिपेंड नहीं करेगा। और थर्ड पॉइंट तो अभी आपने देखा ही था कार्नोट्स थ्योरम में। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है विथ रिस्पेक्ट टू रिवर्सिबल साइकिल, ओके। चलिए अब यहाँ पर हम लोग आगे देखते हैं थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल, ये क्या होता है, इस चीज़ के बारे में अब हम बात करेंगे। आइए ध्यान देंगे आप, अब हमारा हेडिंग है टेम्परेचर। अब आप यहां पर सिंपली लिखेंगे टेम्परेचर रेशियो, हेडिंग होना चाहिए टेम्परेचर रेशियो फॉर रिवर्सिबल साइकिल,
चलिए अब ये हमारा हेडिंग है, टेम्परेचर रेशियो फॉर रिवर्सिबल साइकिल। आपने देखा कि रिवर्सिबल साइकिल के केस में एफिशिएंसी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पर ये देखना चाह रहे हैं कि रिवर्सिबल साइकिल के केस में टेम्परेचर रेशियो क्या होता है, यानी T1/T2 किसके बराबर होगा। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो आइए एक छोटा सा डेरिवेशन है माय डियर, उसे कंप्लीट कर लिया जाए। ध्यान देंगे आप, मान लीजिए कि ये आपका फर्स्ट रिजर्वॉयर है जो कि T1 टेम्परेचर पर है। इसमें फर्स्ट इंजन ऑपरेट कर रहा है एंड दिस इज टेम्परेचर T2। ये फर्स्ट इंजन है माय डियर। इसको हीट सप्लाई Q1 दिया गया, हीट रिजेक्शन Q2 हुआ माय डियर, एंड वर्क इनपुट यहाँ पर W1 हुआ। अब इसी टेम्परेचर पर माय डियर एक दूसरा इंजन भी यहाँ पर जोड़ दिया गया सीरीज में यहाँ पर एक दूसरा इंजन जोड़ दिया गया, ये सेकेंड इंजन। ये इंजन फर्स्ट इंजन के साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा, ये हीट रिजेक्शन जो इसे मिल रहा है वही हीट सप्लाई इस सेकेंड इंजन को मिल जाएगा, एंड यहाँ पर हीट रिजेक्शन Q3 एंड वर्क आउटपुट यहाँ पर W2 मिल जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखिए, तो एक केस ये भी हो सकता है कि फर्स्ट टेम्परेचर एंड लोअर टेम्परेचर के बीच में भी हम एक तीसरा इंजन को ऑपरेट कर सकते हैं। दिस इज योर हायर टेम्परेचर एंड दिस इज योर लोअर टेम्परेचर, दैट इज T3। तो इस हायर टेम्परेचर एंड इस लोअर टेम्परेचर के बीच में भी हम एक इंजन को ऑपरेट कर सकते हैं, और मान लीजिए कि ये इंजन E3 है और इसे हीट सप्लाई दिया गया है Q1 और हीट रिजेक्शन यहाँ पर Q3 हो रहा है, और वर्क आउटपुट हमें W3 मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने 3 इंजन के बारे में देखा है, और ये तीनों इंजन को आप एज्यूम कर लीजिए कि रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल और ये भी आपका रिवर्सिबल है। तो अब यहाँ पर देखिए, हमें बेसिकली क्या देखना है, टेम्परेचर का रेशियो देखना है कि रेशियो यहाँ पर क्या होगा। आइए माय डियर, अगर आप फर्स्ट इंजन का एफिशिएंसी देखना चाहें, फर्स्ट इंजन का एफिशिएंसी, तो इंजन का एफिशिएंसी आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होगा, 1 - Q2 डिवाइड बाई Q1, 1 - Q2 डिवाइड बाई Q1। अब देखिए, चूंकि ये इंजन हमारा रिवर्सिबल है, और अभी अभी आपने पढ़ा है कि रिवर्सिबल साइकिल का जो एफिशिएंसी होगा ये सिर्फ टेम्परेचर लिमिट पर डिपेंड करेगा। दैट मीन्स ये एफिशिएंसी जो होगा ये फंक्शन होगा, किसका फंक्शन होगा माय डियर, रिवर्सिबल इंजन है और इसका टेम्परेचर लिमिट T1 T2 है, तो T1 T2 पर इसका एफिशिएंसी डिपेंड करेगा। तो आप क्या लिखेंगे, फंक्शन ऑफ T1 एंड T2, यानी ये जो आप देख रहे हैं एफिशिएंसी, ये किसका फंक्शन होगा, T1 एंड T2 का। ऐसा क्यों, क्योंकि ये रिवर्सिबल है और रिवर्सिबल साइकिल का एफिशिएंसी सिर्फ टेम्परेचर लिमिट पर डिपेंड करता है। आइए देखिए, सो 1 - Q2 डिवाइड बाई Q1, दिस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ T1 T2। तो यहाँ से आप Q2/Q1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 - फंक्शन ऑफ T1 T2। यदि आपको Q1/Q2 चाहिए तो ये क्या हो जाएगा माय डियर, 1/1 - फंक्शन ऑफ T1 एंड T2। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखिए, इसके आगे देखिए माय डियर, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, 1 डिवाइड बाय 1 - फंक्शन ऑफ T1 T2। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर भी हमें T1 और T2 का ही फंक्शन मिलेगा। यहाँ पर कुछ भी फंक्शन का वैल्यू होगा तो आप उस 1 में उसको माइनस करेंगे, फिर 1 बाई करके है तो आपको T1 और T2 का ही फंक्शन मिलेगा। तो आप यहाँ से क्या कहेंगे, दैट मीन्स Q1/Q2 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ T1 एंड T2, ये हमें इतना मिलेगा। ओके, अब थोड़ा सा ध्यान देना है, फर्स्ट इंजन के केस में ध्यान से देखिए, फर्स्ट इंजन के केस में हमने क्या निकाला है अभी, Q1/Q2 यानी हीट सप्लाई बाय हीट रिजेक्शन बराबर क्या है, तो ये
T1 T2 का फंक्शन है। दैट मीन्स ये इंजन जिस टेम्परेचर लिमिट पर वर्क कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, उसी टेम्परेचर का फंक्शन है। तो सिमिलरली करके हम लोग इसका भी निकाल सकते हैं, इसका भी निकाल सकते हैं। ओके, तो आप क्या लिखेंगे? सिमिलरली यहां पर देखिए, यहां पर हीट का रेशियो क्या होगा? Q2 डिवाइड बाई Q3, Q2 डिवाइड बाई Q3 इज इक्वल टू, तो यहां पर टेम्परेचर रेशियो क्या है माय डियर? T2 एंड T3। तो ये किसका फंक्शन होगा? T2 एंड T3 का। फिर देखिए सिमिलरली यहां पर भी आप बोल सकते हैं Q1 बाई Q3, Q1 बाई Q3 इज इक्वल टू क्या होगा? फंक्शन ऑफ, यहां पर टेम्परेचर लिमिट क्या है माय डियर? T1 T3। नाउ यदि आप Q1 बाई Q2 निकालना चाहें, Q1 बाई Q2, तो Q1 बाई Q2 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, Q1 बाई Q3 डिवाइड बाई Q2 बाई Q3। ऐसा लिख सकते हैं आप, ऐसा लिख सकते हैं ना हम लोग, Q1 बाई Q3 डिवाइड बाई Q2 बाई Q3। तो यहाँ से आपका Q1 बाई Q2 निकल जाएगा। तो देखिए माय डियर, Q1 बाई Q3 क्या है? किसका फंक्शन है माय डियर? T1 T3 का फंक्शन है। एंड Q2 बाई Q3 किसका फंक्शन है? तो ये फंक्शन है T2, T3 का। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो क्या पाएंगे? सो Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, यहाँ पर T3 का फंक्शन है, यहाँ पर भी T3 का फंक्शन है, तो हम उसे एलिमिनेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो जब इसे हटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? सिर्फ T1 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा? सिर्फ T2 बचेगा। यानी ये सिर्फ T1 का फंक्शन होगा और ये सिर्फ T2 का फंक्शन होगा। दैट मीन्स आप इसे लिखेंगे फंक्शन ऑफ T1 डिवाइड बाय फंक्शन ऑफ T2। तो अब आप देखिए, अब आप यहाँ पर हेंस करके लिख सकते हैं, आप यहाँ पर हेंस करके लिख सकते हैं, हेंस Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू T1 बाई T2, T1 बाई T2। हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि Q1 और Q2 का जो रेशियो होगा ये टेम्परेचर का फंक्शन डिवाइड बाय T2 का फंक्शन। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि Q1 बाई Q2 किसके बराबर होगा? T1 बाई T2 के बराबर होगा। तो माय डियर फ्रेंड, ये हेडिंग क्या था? टेम्परेचर रेशियो फॉर रिवर्सिबल साइकिल। तो देखिए टेम्परेचर रेशियो फॉर रिवर्सिबल साइकिल हमें मिल चुका है। अब ध्यान देंगे, ये रिवर्सिबल साइकिल है और यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि हीट का जो रेशियो होगा, यानी हीट सप्लाई बटे हीट रिजेक्शन बराबर क्या होगा? तो जिस टेम्परेचर पर ये हीट सप्लाई किया गया था वो टेम्परेचर डिवाइड बाय जिस टेम्परेचर पर ये हीट रिजेक्ट किया जा रहा है वो टेम्परेचर। सीक्वेंस में होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप Q1 बाई Q2 बराबर T2 बाई T1 लिख दीजिए तो गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए Q1 है तो फिर यहाँ पर T1 होगा, क्योंकि T1 टेम्परेचर पर ही हीट सप्लाई Q1 किया जा रहा है। फिर यहाँ पर Q2 है, दैट मीन्स यहाँ पर T2 होगा, क्योंकि T2 टेम्परेचर में ही हीट का रिजेक्शन हो रहा है। और इसको याद रखने का ये तरीका है, अगर आप Q1 बाई Q2 लिख रहे हैं, ठीक है, Q1 बाई Q2, तो वहाँ पर ध्यान देना है कि आपको बस Q को रिप्लेस कर देना है, Q के जगह पर T लिख दीजिए, Q के जगह पर बस T लिख दीजिए, तो आपका T1 बाई T2 हो जाएगा। और ये किसके लिए वैलिड होगा माय डियर? सिर्फ रिवर्सिबल साइकिल के लिए, ओके, वैलिड ओनली फॉर रिवर्सिबल साइकिल, वैलिड ओनली फॉर रिवर्सिबल साइकिल। सिर्फ रिवर्सिबल साइकिल के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है। अब देखिए, अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस T1 को यहाँ ले आइए और इस Q2 को वहाँ लेके चले जाइए। दैट मीन्स Q1 बाई T1 इज इक्वल टू Q2 बाई T2, ये भी आप लिख सकते हैं। और ये भी किसके लिए वैलिड होगा माय डियर? सिर्फ रिवर्सिबल साइकिल के लिए। तो आप क्या देख रहे हैं? Q1 बाई T1, Q1 बाई T1 बराबर क्या होगा? Q2 बाई T2। यानी
ये हीट सप्लाई जिस टेम्परेचर पर किया गया था तो Q1/T1, एंड ये हीट रिजेक्शन जिस टेम्परेचर पर किया गया था तो उसका रेशियो दोनों सेम होता है रिवर्सिबल साइकिल के लिए। और यही चीज़ आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, सेकेंड इंजन के लिए भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, चूँकि ये भी रिवर्सिबल है तो आप क्या लिखेंगे, Q2/T2 बराबर Q3/T3 या Q2/Q3 इज इक्वल टू T2/T3। वही चीज़ आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, चूँकि ये भी रिवर्सिबल है तो आप क्या लिखेंगे, Q1/Q3 इज इक्वल टू T1/T3। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है माय डियर, तो आपको ध्यान में रखना होगा। और आप इस तरीके से याद रखेंगे कि अगर रिवर्सिबल साइकिल है तो वहाँ पर जो हीट का रेशियो होगा ना, उसे हम लोग करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर रेशियो में चेंज कर सकते हैं। अगर कहीं पर Q1/Q2 लिखा है तो आप वहाँ पर T1/T2 लिख सकते हैं, कहीं पर Q2/Q3 लिखा हुआ है तो आप उसे T2/T3 लिख सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर ये मतलब नहीं है माय डियर कि Q1 कहीं भी होगा तो Q1 के जगह पर T1 रख देंगे, नहीं माय डियर। मैं क्या बोल रहा हूँ, रेशियो की बात कर रहा हूँ मैं, कि इस दोनों का जो रेशियो होगा वही रेशियो इस दोनों का होगा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि Q1 T1 के बराबर हो जाएगा, Q2 T2 के बराबर हो जाएगा, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। रेशियो बराबर होना चाहिए, रेशियो बराबर होगा, ओके। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ चुका है। चलिए अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे। तो देखिए माय डियर, प्रीवियस सेशन में हमने हीट इंजन का एफिशिएंसी देखा था, फिर रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप का COP देखा था। तो उस टाइम हमने जो भी फॉर्मूला बताया था आपको, तो आप याद कीजिए, वो मैंने आपको वहाँ पर लिख दिया था कि दिस इज़ वैलिड फॉर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, दोनों के लिए वैलिड था, ठीक है। बट अब हम लोग रिवर्सिबल साइकिल का एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट किया जाए तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। रिवर्सिबल साइकिल के केस में हीट का क्या रेशियो होगा ये हम लोगों ने देख लिया है। तो अब हम लोग 1 बाय 1 करके सबसे पहले हम लोग रिवर्सिबल हीट इंजन का एफिशिएंसी देखेंगे, फिर रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर का COP देखेंगे और फिर रिवर्सिबल हीट पंप का COP देखेंगे, ओके। तो आइए माय डियर, तो अब हमारा हेडिंग होगा एफिशिएंसी ऑफ ए रिवर्सिबल हीट इंजन। रिवर्सिबल हीट इंजन, ओके। आइए ध्यान देंगे आप, ये आपका सोर्स टेम्परेचर है T1, ये आपका इंजन, और ये सिंक टेम्परेचर T2। यहाँ पर हीट सप्लाई किया गया है Q1, हीट रिजेक्शन Q2 एंड वर्क आउटपुट यहाँ पर W है। और ये हीट इंजन हमारा कैसा है, रिवर्सिबल है। तो जब ये हीट इंजन रिवर्सिबल हो जाएगा तो इसका एफिशिएंसी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आइए माय डियर, तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला देखा था कि हीट इंजन का एफिशिएंसी क्या होता है, 1 - Q2/Q1, या सिंपली आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, या रहने दीजिए 1 - Q2/Q1। लेकिन चूंकि ये हीट इंजन रिवर्सिबल हो चुका है, ओके, इफ दिस इंजन वर्क्स ऑन रिवर्सिबल साइकिल, अगर ये इंजन रिवर्सिबल साइकिल पे वर्क कर रहा है तो इसका क्या मतलब है, सो Q1/Q2 आप जानते हैं किसके बराबर होगा, T1/T2 के बराबर हो जाएगा। Q1/Q2 इज इक्वल टू T1/T2। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। सो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन विल बी 1 - यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, Q2/Q1, बट यहाँ पर आपने देखा है Q1/Q2, तो इसको हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो Q2/Q1 को आप क्या लिखेंगे, T2/T1। तो 1 - T2/T1, यही आपका एफिशिएंसी हो गया, रिवर्सिबल हीट इंजन एफिशिएंसी, ओके। यानी रिवर्सिबल हीट इंजन का जो एफिशिएंसी होगा माय डियर, वो फॉर्मूला क्या होगा, 1 - T2/T1, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 - लोअर टेम्परेचर डिवाइड बाय हायर टेम्परेचर।
और यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, रिवर्सिबल साइकिल का एफिशिएंसी, और वो सिर्फ किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का फंक्शन है, सिर्फ टेम्परेचर लिमिट पर डिपेंड कर रहा है। यही तो मैंने आपको पॉइंट बताया था, याद कीजिए, जो हमने रिवर्सिबल साइकिल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन किया था, वहाँ पर मैंने क्या बताया था कि रिवर्सिबल साइकिल का एफिशिएंसी सिर्फ टेम्परेचर लिमिट पर डिपेंड करता है। और यहाँ पर आप वही चीज़ देख रहे हैं कि सिर्फ टेम्परेचर लिमिट पर ही डिपेंड कर रहा है। ओके, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे, बट ये फार्मूला कहाँ पर यूज़ करेंगे आप, अगर इंजन आपका रिवर्सिबल हुआ तब आप इस फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। और ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं ये तो दोनों के लिए है, चाहे रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, तो दोनों के लिए ये फार्मूला वैलिड होगा। ओके, चलिए, तो रिवर्सिबल हीट इंजन का केस हो चुका है माय डियर। अब हम लोग रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर का COP देखते हैं। ओके, तो चलिए, अब देखेंगे यहाँ पर हम लोग COP ऑफ रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर। आइए, COP ऑफ ए रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर। आइए ध्यान देंगे, तो हमने COP ऑफ रेफ्रिजरेटर तो देखा हुआ है, बट अगर वो रेफ्रिजरेटर रिवर्सिबल साइकिल पे ऑपरेट कर रहा है तो उसका COP कितना होगा। आइए देखिए, ये आपका सोर्स टेम्परेचर T1, दिस इज रेफ्रिजरेटर जो कि आपका रिवर्सिबल है, एंड ये आपका टेम्परेचर T2 लो टेम्परेचर है और इसी को ये मेंटेन करेगा। ये हीट Q2, ये आपका Q1, एंड यहाँ पे वर्क इनपुट कितना होगा, W इनपुट। तो रेफ्रिजरेटर के केस में COP हमने देखा था, COP का फॉर्मूला क्या था माय डियर, Q2 डिवाइड बाय Q1 माइनस Q2, और ये दोनों के लिए वैलिड था। वैलिड फॉर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर, दोनों के लिए वैलिड था। बट अब हम देखना चाह रहे हैं कि रिवर्सिबल के लिए क्या होगा, एक रिवर्सिबल के लिए एक स्पेसिफाइड फार्मूला क्या होगा, ये हम लोग अब देखेंगे। तो फिर यहाँ पर देखिए, मान लीजिए इफ दिस रेफ्रिजरेटर if this refrigerator works on a रिवर्सिबल साइकिल, अगर ये रेफ्रिजरेटर आपका रिवर्सिबल साइकिल पे ऑपरेट करेगा, ओके, वर्क्स ऑन ए रिवर्सिबल साइकिल, तो क्या होता है माय डियर, तो आप जानते हैं Q1 बाई Q2 विल बी इक्वल टू T1 बाई T2, ये आप जानते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस वन इक्वेशन से देखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन वन, सो COP ऑफ रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर आप क्या लिखेंगे, तो इस Q2 को आप नीचे ले आइए, 1 डिवाइड बाय Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाय Q2, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, दिस विल बी इक्वल टू Q1 बाई Q2 माइनस 1। ओके, अब यहाँ पर देखिए Q1 बाई Q2 किसके बराबर है माय डियर, T1 बाई T2 के बराबर है। सो 1 बाय T1 बाई T2 माइनस 1। तो इसे आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, T2 डिवाइड बाई T1 माइनस T2। तो यही फॉर्मूला हो गया COP ऑफ रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर, और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, T2 क्या है, लोअर टेम्परेचर डिवाइड बाय हायर माइनस लोअर टेम्परेचर। तो देखिए रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर का COP भी सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है, सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है।
और आप इसको कैसे लिखेंगे, देखिए इसको याद करने का तरीका मैं बस बता रहा हूँ। आप COP का एक्चुअल फॉर्मूला आपने ये देखा Q2 डिवाइड बाई Q1 माइनस Q2। यहाँ पर माय डियर आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ Q2 है, तो जहाँ जहाँ पर Q होगा वहाँ पर हम T से रिप्लेस कर देंगे। इसका मतलब फिर मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप ऐसा मत समझ लीजिएगा कि Q2 के बराबर T2 है इसलिए यहाँ पे T2 लिखा हुआ है, या Q1 के बराबर T1 है, ऐसा नहीं सोचना है माय डियर, ठीक है। ये इस बराबर नहीं है, रेशियो बराबर होता है रिवर्सिबल के लिए। तो हमने आपको यहाँ पर देखिए रेशियो करके निकाल के दिखाया है। ये मैं बस आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि जहाँ जहाँ पर Q है आप वहाँ पर T से रिप्लेस कर दीजिए, तो आपको COP ऑफ रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर मिल जाएगा। ओके, अब देखिए अब यहीं पर हम लोग एक और बचा हुआ है रिवर्सिबल हीट पंप के बारे में। ओके, देखिए ध्यान देंगे आप लोग, रिवर्सिबल हीट पंप। ओके, COP ऑफ रिवर्सिबल हीट पंप। तो देखिए माय डियर, ये अब आपका हीट पंप है, ठीक है। तो हीट पंप के केस में हमारा COP का फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा था, वो होता है Q1 डिवाइड बाय Q1 माइनस Q2। और ये किसके लिए वैलिड होगा, तो वैलिड फॉर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल दोनों। बट हमें देखना है कि अगर ये हीट पंप रिवर्सिबल पे वर्क करे तब क्या होगा। आइए देखिए, इफ दिस हीट पंप वर्क्स ऑन ए रिवर्सिबल साइकिल देन, तो आप क्या लिखेंगे, Q1 बाय Q2 इज इक्वल टू T1 बाय T2, आप ऐसा लिखेंगे। अब यहाँ से देखिए, तो फिर हम लोग इक्वेशन 1 से देखेंगे। सो COP ऑफ हीट पंप विल बी, फिर आप Q1 को नीचे ले आइए, 1 बाय Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाय Q1। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, 1 बाय 1 माइनस Q2 बाय Q1। तो आप अब क्या बोल सकते हैं, सो COP ऑफ रिवर्सिबल हीट पंप विल बी इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस, यहाँ पर देखिए Q2 बाय Q1 है, तो Q2 बाय Q1 किसके बराबर हो जाएगा माय डियर, T2 बाय T1 के बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, T2 बाय T1। तो यहाँ से आपका रिजल्ट क्या मिल जाएगा, सो COP ऑफ रिवर्सिबल हीट पंप, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो T1 बाय T1 माइनस T2 मिल जाएगा। हैंस जो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा, COP ऑफ रिवर्सिबल हीट पंप विल बी इक्वल टू T1 बाय T1 माइनस T2। T1 आपका क्या है, हाइयर टेम्परेचर, तो TH बाय TH माइनस TL आप इस तरीके से लिखेंगे। और यहाँ पर भी देखिए हीट पंप का COP सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होता है और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, वो आप देख भी पा रहे हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, रिवर्सिबल हो गया, दैट मीन्स जहाँ जहाँ पर Q है आप वहाँ पर T से रिप्लेस कर दीजिए, तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा। ओके, तो माय डियर आई होप कि आपको ये सभी चीज़ समझ में आ चुका है। तो आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके आगे की चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो चलिए माय डियर, थैंक यू, बाय बाय।